Hello, class 10th. I hope you all are doing so well and welcome back to the platform GME Gujars Mission Education. और आज हम लोग अपनी NCERT के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो क्लास 10th वालों, आई रियली होप कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करते करते तुम लोग चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच चुके हो। इस क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स हैं, इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं और उनके जितने भी आंसर्स हैं, उनके जितने भी डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं, वो आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। एंड तक बने रहना, बिना कॉपी पेन लिए मत बैठना। और बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई लाइक टू सजेस्ट एवरी वन एंड ईच वन ऑफ यू कि आप लोग प्लीज़ पहले इस चैप्टर का छोटा सा एक क्रिस्प रिविजन ले लो, सो दैट आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने में एक रिवीजन के तौर पे दिक्कत ना आए। ठीक है, कभी ऐसा हो कि आप लोगों को टॉपिक प्रॉपर पता है, इसके बारे में ये पढ़ रखा है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो तो आप पर्टिकुलरली उन कीवर्ड्स को, उन आंसर्स को नहीं लिख पा रहे हो। तो ऐसा ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए पहले एक बार रिवाइज कर लो और फिर क्वेश्चंस पर तुम लोग मूव कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि ऑफ कोर्स कॉपी पेन लेकर बैठना और रिवाइज करना, क्योंकि बिना रिवाइज किए आप लोग इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को भूल जाएंगे और अगर वो नहीं लिखे जाएंगे तो आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। एंड क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स इज ऑल अबाउट हाउ यू राइट योर आंसर्स। ठीक है, तो आपको आंसर्स को प्रेजेंट करने का तरीका प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। ठीक है, वन शॉट जो है क्रिस्प रिविजन वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है, सो यू कैन वॉच दैट आउट एंड देन यू कैन जस्ट गो एंड सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस आउट। पहले क्वेश्चन को देखना, फिर वीडियो को पॉज करना, फिर आंसर्स खुद करना और फिर एनालाइज करने के लिए वीडियो को दोबारा चला के अपने आंसर्स को मैच करना। एंड तक बने रहना ताकि सारे क्वेश्चंस का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। ठीक है, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है इथेन के बारे में। किसके बारे में मैम? इथेन के बारे में पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C2H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ये C2H6 जो है ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो जब मैं इस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इसका एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर देती हूँ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अभी आप लोगों को बोला गया है कि ये जो इथेन है, इस ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका वो है C2H6, यानी कि कार्बन जो है वो है 2 और हाइड्रोजन जो है वो है कितने? 6। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6 वो फॉर्मूला है उसका, तो उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया है। ठीक है, 2 कार्बन है, 6 क्या है? हाइड्रोजन। इनके बॉन्ड गिन लेते हैं। एक ये रहा, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। तो कितने आप लोगों ने कार्बन बॉन्ड देखे हैं? 7 बॉन्ड्स। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि C2H6 इथेन जो है इसके फॉर्मूले के अंदर आप लोगों को 7 कोवेलेंट बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। क्या बोलता है प्रोसेस कि आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को देखना है, फिर उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है उसको देखना है और फिर आपका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर सिमिलर क्वेश्चन भी ऐसा आएगा तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद यही आपको यहाँ पर बता रखा है कि CH3 ये यहाँ पर, क्योंकि आपका ये होता क्या है, देखो दिस इज C2H6 और इसी को आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखा रखा है CH3 तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? यहाँ पे कार्बन है 2 और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो आप लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ही आपको बताया गया है हर एक कार्बन जो है वो फॉर्म कर रहा है इतने इतने बॉन्ड और टोटल आपके 7 बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं इथेन के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। आपको फंक्शनल ग्रुप पता लगाना है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जो आपके दूसरे ग्रुप्स लगाए जाते हैं किसी भी कंपाउंड्स में टू कंप्लीट द वैलेंसी, क्योंकि कार्बन क्या है? कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो सबके साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, बहुत सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स कुछ वो होते हैं जहां पर एंड में आपको सफिक्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सफिक्स। मैम सफिक्स क्या होता है? सफिक्स का मतलब होता है एंडिंग में जो वर्ड जुड़ते हैं। किसमें? एंडिंग में जो वर्ड जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ब्यूटेनॉन की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ? ब्यूटेनॉन की बात करती हूँ, तो यहाँ पे मैं सफिक्स देख रही हूँ ONE। इसको वन नहीं, इसको ऑन बोलेंगे, कीटोन। ठीक है, ये जो सफिक्स है ONE ये आपका लगता है कीटोन के अंदर।
ठीक है, तो आपको नाम सुनते ही अगर आप लोगों को पता है कि अच्छा अगर ओ एन नहीं आ रहा है इसका मतलब ऑन हम लोग उसको पढ़ेंगे, और ये कीटोन का सफिक्स होता है, तो अगर आपने नाम ही पढ़ लिया और तब तुरंत आपने पहचाना कि यहाँ पर तो मुझे फंक्शनल ग्रुप बताना है, तो आप सिर्फ इस वर्ड को देखोगे और पहचान जाओगे कि ये तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही अल्कोहल जो होता है इसमें हम लोग OL लगाते हैं एंड में, ठीक है, इथेनॉल, फिनॉल, इस तरीके से। तो ये आपके होते हैं। तो ब्यूटेनॉन, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको बोला है कि जो ब्यूटेनॉन है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, उसके नाम के अंदर ही लिखा हुआ है विच इज कीटोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। यही बता रखा है कि जो नेम है वो एंड करता है ओन से, ONE। तो कीटोन जो होता है उनका जनरल जो फॉर्मूला होता है विच इज दिस, RCO एंड R। ठीक है, और जो ब्यूटेनॉन है बेसिकली उसके अंदर क्या है यहाँ पर आपको बताया गया है। अब आपकी सबसे बड़ी पहचान इस ओन को ही लेकर होनी चाहिए कि यहाँ पर जो सफिक्स है वो ONE है, दैट मीन्स ये कीटोन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वाइल कुकिंग, खाना बनाते हुए, इफ द बॉटम ऑफ द वेसल, कोई भी बर्तन है और उसका जो बॉटल है, बॉटम है उसका जो नीचे का हिस्सा है वो ब्लैकेंड हो जा रहा है, वो काला हो जा रहा है ऑन द आउटसाइड, बाहर से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट, इसका मतलब है क्या। रेफरेंस पिक्चर ये है हमारे पास में, ये हमारे पास में कोई यूटेंसिल है, कोई वेसल है, जब हम लोग जलाते हैं ना तो इनका जो बॉटम है वो ब्लैक हो जाता है, दैट टर्न्स आउट टू बी ब्लैक, तो ये ब्लैक हो जाता है। ठीक है, अब अगर ये ब्लैक हो रहा है तो इसका रीजन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, फटाफट से देखते हैं। देखो, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं कर रहा है, जो फ्यूल है वो कंप्लीटली नहीं जल रहा है, जिसकी वजह से ये आप लोगों को ब्लैक जो है ये इसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो द फ्यूल इज नॉट बर्नड कंप्लीटली, जो फ्यूल है वो कंप्लीटली जला नहीं है, कंप्लीटली बर्न नहीं किया गया है। ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जो ब्लैकनिंग होती है ये कब होती है और क्यों होती है। ब्लैकनिंग होती है डिपोजिशन होने की वजह से, यानी कि जो जम जाता है, क्या जम जाता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। कार्बन के जो पार्टिकल्स जले हुए नहीं हैं, जिनको हम लोग सूट बोलते हैं, SOOT सूट, बेसिकली उनका जब डिपोजिशन हो जाता है तो आपके ये जो ब्लैक एरिया आप लोगों को दिख रहा है ये उसकी वजह से फॉर्म हो जाता है। समझ में आया। और यही आपको बताया गया है कि सूट फॉर्म्स व्हेन, सूट कब फॉर्म होता है, जब वाटर सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो इनसफिशिएंट होती है, एंड दैट लीड्स टू द इनकम्प्लीट कंबशन। समझ में आया। तो क्वेश्चन था कि वेसल पे ये ब्लैक कलर की फॉर्मेशन जो है वो क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है सूट की, SOOT सूट की। क्यों हो रही है, क्योंकि जो कार्बन है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पा रहा है। इज दैट क्लियर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले याद रखना, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहला कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा आप एक और बॉन्ड पढ़ते हैं विच इज योर आयनिक बॉन्ड। देखो, आयनिक बॉन्ड जो होता है ये आपका होता है ट्रांसफर। यहाँ पर आप लोग बहुत आसान सी लैंग्वेज में ट्रांसफर देखते हैं। किसका ट्रांसफर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर देखते हैं। लेकिन जब आप लोग बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जहां पर आप लोग देखते हैं शेयरिंग, जहां पर आप लोग देखते हैं क्या, शेयरिंग। और किसकी शेयरिंग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। तो आयनिक बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वहां पर आपको ट्रांसफर देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन्स का, और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आपको शेयरिंग देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, चलो क्वेश्चन पर आते हैं वापस। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। CH3Cl के अंदर जिस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उससे आपको बेसिकली फॉर्मेशन बतानी है, नेचर बताना है किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का। देखो, जब आप लोग यहाँ पर बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में देखते हैं CH4, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। जब यहाँ पर जो आपका कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। ठीक है, कितने होते हैं इसके, 1 2 3 4, है ना, 4 होते हैं इसके। क्यों, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से इसकी कन्फिग्रेशन बैठती है 2,4, और इसको अपनी कन्फिग्रेशन फिनिश करने के लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं। और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये क्या करता है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये फॉर्मेशन करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग की। ठीक है, तो इसके पास में 4 हैं। ये हो गया आपका हाइड्रोजन का एक, ये एक, ये एक और ये एक। अब ये कार्बन जो है ये कर क्या रहा है, पहले हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन इससे कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, ये वाला इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे। तो इस तरीके से कार्बन का तो खत्म, हाइड्रोजन का जो आपका ड्यूप्लेट है बेसिकली वो फॉर्म हो गया है। ठीक है, लेकिन कार्बन किस तरीके से, कार्बन अब इनसे शेयरिंग कर रहा है,
कुछ इस तरीके से, ये रहा। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, आगे इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर पहले ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या है, दिस इज CH4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के साथ में इसने फॉर्म किया है, लेकिन ये आपका कार्बन जो आपका कंपाउंड दे रखा है दैट इज CH3Cl, यानी CH4 में से एक H को तो इन्होंने उड़ा दिया और क्या किया, वहां की जगह पे ले आए Cl को, है ना, CH3Cl कर दिया। तो कार्बन बेसिकली करेगा क्या, इसको देख लेते हैं एक बार। CH4 जो कि होता है आपका मीथेन, क्या होता है ये, दिस इज योर मीथेन। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो ये कुछ इस तरीके का होता है, H। कार्बन का इस तरीके से ये मैंने 4 स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लिए हैं, 4 डॉट बना लिए हैं, और ये हाइड्रोजन के हैं, ये एक हाइड्रोजन का, ये 2, ये एक, और ये भी एक। ठीक है, अब ये क्या करेगा कार्बन, अब इस कार्बन को चाहिए बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना कन्फिग्रेशन खत्म करने के लिए, तो ये एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे और एक इससे, तो ये कार्बन का कन्फिग्रेशन हो गया फिनिश। हाइड्रोजन को कितने चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए 2, तो एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, किसका, मीथेन का। लेकिन पूछा तो मैम कुछ और ही है। पूछा क्या है आप लोगों से, पूछा आपसे ये है कि ये जो CH4 है इसकी तो बात हो ही नहीं रही है मैम, बात हो रही है CH3Cl की। CH3Cl ये है क्या, यहाँ पर आप लोगों को तीन हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं और एक देखने को मिल रहा है Cl, समझ में आया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कार्बन जो है ये 3 इनसे कंप्लीट कर लेगा और एक इस क्लोरीन से कंप्लीट कर लेगा, और इस तरीके से कंप्लीट करता है ये फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। यही आपको नेक्स्ट इसमें दिखाया गया है कि जो कार्बन है वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद 3 हाइड्रोजन एटम्स। किस तरीके से, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको ताकि कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को। CH3Cl, अब यहाँ पे है क्या, ये एक कार्बन है, ठीक है, इसने क्या किया है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं क्लोरीन को। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और Cl इसमें होता है 2n, क्लोरीन इट इज 287, इट्स 17 बिकॉज, ठीक है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, समझ में आया। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो आपका कार्बन है इसका 1 2 3 और ये 4, क्लियर हुआ। ये आता है आपके अब आते हैं आपके हाइड्रोजन के ऊपर। अगेन हाइड्रोजन का 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। आते हैं क्लोरीन के ऊपर, इसके 7 है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 यहाँ पर, क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं इनकी स्ट्रक्चरिंग के ऊपर। ये जो कार्बन है, पहले हाइड्रोजन को कर लेते हैं फिक्स। इस हाइड्रोजन ने इसके साथ बनाया, इसने इसके साथ और इसने इसके साथ, तो तीनों हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग है वो हो गया अब खत्म। क्लोरीन के ऊपर आते हैं, क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 है, तो क्लोरीन को 1 चाहिए, तो क्लोरीन ये वाले कार्बन से ले लेगा, क्लोरीन का भी डन हो गया। अब आते हैं कार्बन के ऊपर, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक इससे ले लेगा, एक इससे, एक इससे और एक इससे, कुछ इस तरीके से। एंड दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज कंप्लीटेड, ठीक है, CH3Cl। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है उसके साथ में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, जो आपको सोल्यूशन में बताया गया है। कार्बन शेयर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 3 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। उसके बाद में कार्बन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर रहा है Cl के साथ में, और यही आपको करना था इसके अंदर एक्सप्लेन। इसके थ्रू होता क्या है कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो है, यानी कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको स्टेबल करने के लिए ये हो जाता है खत्म, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आप लोगों को फॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी थी कोवेलेंट बॉन्डिंग की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आए है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करना है। सबसे पहले इथेनॉइक एसिड का, फिर H2S, प्रोपेनॉन एंड F2 यानी कि फ्लोरीन का ड्यूप्लेट एक तरीके से। चलो सबसे पहले देखते हैं इथेनॉइक एसिड। देखो इथेनॉइक एसिड का जो आपका फॉर्मूला होता है दैट इज CH3COOH, CH3COOH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। इसमें होता क्या है, जो कार्बन है, 2 तो आपके कार्बन है तो इनको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन
2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। अब दो दो आपके ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर ड्रॉ कर लेते हैं, एक इधर ड्रॉ कर लेते हैं, और एक हाइड्रोजन है तो उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। समझ में आया? चलो अब हम लोग करते हैं इनके कन्फिग्रेशंस। इसके 4 होंगे तो 1 2 3 एंड 4, इसके भी 4 होंगे तो 1 2 3, और ये यहाँ पर इसका एक और बना लेते हैं। तो 4 इसके हो गए हैं, 4 ही इसके हो गए हैं, ठीक है। अब आता है हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन का हम लोग ड्रॉ करते हैं येलो कलर से, इसका एक, इसका एक, और ये इसका एक, ठीक है। आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के होते हैं, ऑक्सीजन का जो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा 2,6, ठीक है, यानी कि इसके एंडिंग में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर आते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यहीं पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अभी करते हैं इनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग। चलो होता क्या है, इस कार्बन के ऊपर आते हैं। इस कार्बन को तो चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा, एक इससे ले लेगा, एक इससे और एक इससे, तो इन्होंने इसने कर लिए 3। अब चौथा ये लेगा इस कार्बन से, तो कार्बन की तो हो गई है फिनिश। अब आते हैं इस वाले कार्बन के ऊपर, 4 इसके पास है, 4 इसको चाहिए, तो ये लेगा 2 इससे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे लेगा, नहीं इससे एक लेगा और इससे लेगा 2, तो इसके 3 खत्म हो गए, और एक लेगा इस वाले कार्बन से, 4 इसके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कार्बन सबसे पहले तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, फिर इसका एक और इसका भी एक, समझ में आया? तो इसके 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अब इसको मिल गए हैं। आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ में 2 एटम्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये एक, यहाँ पर भी इसका भी एक वो बना लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये कार्बन के साथ में एक लेगा और इसके साथ का एक लेगा, और ऐसे ही ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस तरीके से इसकी जो फॉर्मेशन है वो हो जाएगी। तो ये आप लोग क्या देखते हैं, ये आप देखते हैं इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन। होता क्या है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन। ये कार्बन क्या करेगा, 2 यहाँ से लेगा, एक यहाँ से लेगा, एक इस कार्बन से लेगा, तो ऑक्सीजन की हो गई खत्म। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये एक लेगा इससे, समझ में आया, और एक लेगा ये हाइड्रोजन से, ठीक है। और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की ये भी शेयरिंग कैसे करेगा, एक देगा हाइड्रोजन को और एक देगा कार्बन को, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH। और इसी तरीके से आपको बाकी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो करने हैं खत्म, ठीक है। जैसे कि आपके पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो एक बार देख लेते हैं कौन सा है, दैट इज H2S। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास में स्ट्रक्चर है वो है H2S। हिंट दे देती हूँ मैं इसके लिए, ये आपका सिमिलर टू वाटर बनेगा। सिमिलर टू वाटर मतलब H2O, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये। तो जो आपका S है उसको आप लोग बीच में रख लेंगे, H इधर, एक H इधर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और फिर इसकी वो फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। ट्राई करना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर काफ़ी आसान है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, इनकी जो आउटरमोस्ट शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मेंशन करना है। जैसे ही आप उनको मेंशन करेंगे फिर बाकी के आपको देखने के किस तरीके से इनकी कन्फिग्रेशन जो है वो पूरी हो सकती है, जो हम लोगों ने देखा इथेनोइक एसिड के अंदर, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, ये ग्रुप होता है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, और सिमिलर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हर एक जो ग्रुप है वो डिफर करेगा बाय CH2 यूनिट। CH2 यूनिट से हर एक ग्रुप जो है वो डिफर करेगा, ये आपकी होती है होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, मीथेन CH4, इथेन C2H6। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं CH4 और C2H6, CH4 से अगर हम लोग C2H6 पर जा रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देखती हूँ तो दैट इज माई CH2 यूनिट का डिफरेंस बैठ रहा है, ठीक है। तो सबसे सिंपल सी चीज़ ये है कि होमोलोगस सीरीज एक ऐसी बेसिकली ग्रुप होती है, ये बेसिकली ऐसा एक ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनके पास में सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं और ये डिफर करते हैं बाय सिंगल CH2 यूनिट। समझ में आया? तो ये होती है आपकी होमोलोगस सीरीज। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के मेंशन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड होते हैं इनको आप लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर।
फटाफट से देखते, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं इथेनॉल के ऊपर। स्मेल की बात करते हैं तो इथेनॉल जो है उसके अंदर प्लेजेंट बर्निंग स्मेल होती है। कैसी होती है? प्लेजेंट बर्निंग स्मेल होती है। लेकिन इथेनॉइक एसिड के अंदर पंजेंट स्मेल होती है, विनेगर के टाइप जैसी, सिरके के जैसी महक होती है। ठीक है। लिटमस टेस्ट अगर हम लोग करते हैं तो इथेनॉल जो होता है ये कोई भी चेंज नहीं देता है, लेकिन इथेनॉइक एसिड इसके नाम में ही एसिड है, इसीलिए ये रेड में उसको चेंज कर देगा। ठीक है। तो इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर आपका है एसिडिक। ठीक है। चलो आते हैं NaHCO3 के साथ रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्शन करने पर। क्यों? क्योंकि आपको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों पर, दोनों के बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। तो इथेनॉल जो है वो कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करेगा, लेकिन इथेनॉइक एसिड जो है वो रिएक्शन को शो करेगा और CO2 को बाहर निकालेगा। और जैसे ही CO2 बाहर निकलती है वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है ब्रिस्क एफोवेंस। ठीक है। चलो ये आता है आपका क्या? इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड के बीच में डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? जैसे ही हम लोग सोप को वाटर के अंदर में ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को मिसल की फॉर्मेशन क्यों देखने को मिलती है? विल अ मिसल बी फॉर्म्ड इन इथेनॉल? क्या कोई भी मिसल फॉर्म होगा इथेनॉल में? तो पहले दूसरे पार्ट का आंसर दे देती हूँ। जो आपका मिसल होता है वो इथेनॉल में कैसा होता है? वो फॉर्म बेसिकली होगा या फिर नहीं होगा, या फिर पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है कि वो फॉर्म, चलो इसको पहले कर ही लेते हैं क्योंकि पहले आंसर देना वुड बी नॉट गुड फॉर यू। सबसे पहले सोप जो है उसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक हेड का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो सोप है आपकी उसमें आपका ये दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड का मतलब होता है कि दैट इज ओके विद वाटर। ठीक है। ये पानी की तरफ जाता है। ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फिलिक का मतलब होता है प्यार या फिर अफिनिटी। तो जो आपका ये सोप मिसल स्ट्रक्चर का जो ये सोप मॉलिक्यूल होता है, जो हेड होता है, ठीक है, ये रीच आउट करता है पानी को क्योंकि ये होता है हाइड्रोफिलिक। उसके बाद में ये जो टेल होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। क्यों होती है हाइड्रोफोबिक? ये क्योंकि ये पानी से डरती है। फोबिक का मतलब होता है डरना और हाइड्रो का मतलब होता है पानी। ठीक है। तो ये आपका एक सोप मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पे होता है क्या है कि सोप के पास में एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है विच इज वाटर लविंग एंड अ टेल विच इज हाइड्रोफोबिक टेल, जो कि ऑयल लविंग टेल होती है। देखो ऑयल से प्यार करती है, पानी से दूर भागती है। ठीक है। और इसी की वजह से जो आपकी डर्ट है वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। ठीक है। ये मिसल की फॉर्मेशन है। ये आपकी ऑयल दिखा रखा है। ठीक है। ये जो डर्ट है जितनी भी है ये एक उसकी तरफ पहुंचेगी, और क्योंकि ये जो टेल्स हैं, ये जो आपको टेल्स दिख रही हैं, ये टेल्स पानी से दूर भागती हैं, तो इसीलिए ये ऑयल की तरफ जाती हैं, इसीलिए आपको ऑयल की फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। और ये जो हेड है ये बैठते हैं पानी की तरफ। ये आपकी मिसल की फॉर्मेशन का पूरा डायग्राम है, और यहाँ पर बाहर रहता है पानी। समझ में आया? ठीक है। तो बीच में क्या है? दिस इज द डर्ट मॉलिक्यूल। ये आपका है टेल। ठीक है। जो टेल है वो ऑयल से प्यार करती है लेकिन पानी से दूर भागती है, हाइड्रोफोबिक होती है। और जो टेल है, जो हेड है, वो पानी की तरफ मूव करता है। ठीक है। तो यह है आपका मिसल का डायनामिक्स। इसमें क्या है? सोप जो है उसके पास में हाइड्रोफिलिक हेड होता है, वाटर लविंग, एंड हाइड्रोफोबिक टेल होती है विच इज ऑयल लविंग। उसके बाद में पानी के अंदर जो हेड है वो पॉइंट करता है आउटवर्ड, क्योंकि पानी जो है वो बाहर है, इसीलिए जो हेड है वो बाहर की तरफ जाता है। एंड जो टेल है वो पॉइंट करती है इनवर्ड्स वो करती है ताकि वो ऑयल को ट्रैप कर सके, क्योंकि वो ऑयल को ट्रैप कर लेती है। ठीक है। और इसी की वजह से हम लोगों को एक क्लस्टर देखने को मिलता है विच इज मिसल। तो मिसल की फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। यहाँ पर ये जो टेल है ये ऑयल को एक तरफ, बेसिकली डर्ट को और ऑयल को एक तरफ इकट्ठा कर लेती है। समझ में आई? अब यहाँ पर आपको बोला है इथेनॉल के बारे में भी, क्योंकि इथेनॉल के अंदर होता क्या है? इथेनॉल के अंदर जो ये सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डिजोल्वेबल होते हैं, ये डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो यहीं पर आपको बताया गया है कि जो मिसल हैं वो फॉर्म नहीं करते हैं सोप। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूबल होते हैं इथेनॉल के अंदर। समझ में आया? तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस? कार्बन और उसके कंपाउंड्स को हम लोग मोस्ट एप्लीकेशंस में फ्यूल की तरह यूज क्यों करते हैं? बहुत सिंपल इसका आंसर है। सबसे पहला रीजन होता है इसका हाई एनर्जी। उनकी जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसका मतलब जो उनकी कैलोरिफिक वैल्यू होती है, व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू? जितना ज़्यादा आप जलाएंगे उसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कितना आपको अमाउंट बेसिकली मिल रहा है आफ्टर हीटिंग, वो कैलोरिफिक वैल्यू होती है। तो उनकी बहुत ज़्यादा हाई कैलोरिफिक वैल्यू होती है। उसके बाद क्लीन बर्निंग, जैसे कंपाउंड्स लाइक LPG एंड CNG बहुत ज़्यादा क्लीन बर्निंग आप लोगों को देते हैं। एंड थर्ड, अवेलेबिलिटी, यूजुअली आपको ईजिली अवेलेबल होते हैं
ये वाले कार्बन कंपाउंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। जो आपका हार्ड वाटर होता है इसके अंदर होता है Ca2+ या फिर मैग्नीशियम। इसके आपको इसके अंदर आयंस देखने को मिलते हैं, समझ में आया, हार्ड वाटर के अंदर। तो आपको बताया गया है कि स्कम की जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से होती है। सबसे पहला जो हार्ड वाटर है उसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, इसके आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब सोप को इसमें ऐड किया जाता है तो ये जो आयंस है ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और फॉर्म करते हैं एक स्टिकी प्रेसिपिटेट जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं, ठीक है, RCOONA। ये क्या है, ये बेसिकली एक सोप मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पर इसने फॉर्मेशन की है, दिस इज बेसिक व्हाट हैपेंस हियर इज कि ये आपका सोप मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जब ये आपका रिएक्ट करेगा विद हार्ड वाटर Ca2+, जब रिएक्ट करेगा हार्ड वाटर के साथ में तो यहाँ पे होगा क्या, RCOO, ये अपनी अलग फॉर्मेशन बना लेगा, ठीक है, और बाहर निकल जाएगा Ca और बाहर निकलेगा आपका Na। तो यहाँ पर ये जो आपको फॉर्मेशन दिखने को मिल रही है ये है आपका प्रेसिपिटेट। क्या है ये, प्रेसिपिटेट, स्टिकी सब्सटेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कम, ठीक है। तो विद इक्वेशन भी मैंने आपको बता दिया, RCOONA। ये क्या है, ये आपको सोप मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया है। हार्ड वाटर में Ca2+ के मॉलिक्यूल्स कुछ होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, और जब वो रिएक्शन करते हैं तो कुछ ये स्कम आपका फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट होता है, स्टिकी प्रेसिपिटेट होता है जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं, और जो आपका सोडियम है वो बाहर निकल जाता है। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अगेन सोप मॉलिक्यूल है, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के आयंस के साथ में रिएक्ट करेगा तो इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट यानी कि स्कम को वो फॉर्म कर देगा। समझ में आया, यही आपको यहाँ पर बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व, क्या चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे अगर आप टेस्ट करेंगे एक सोप के मॉलिक्यूल को विद लिटमस पेपर। देखो सबसे पहली बात, जो आपकी सोप होती है, जो आपकी सोप होती है दैट इज बेसिक इन नेचर। कैसी होती है ये, बेसिक होती है नेचर में। तो अगर मैं लिटमस पेपर को लूंगी, अगर मैंने लिटमस पेपर को रेड कलर का लिया है तो क्योंकि ये जो सोप है वो ब्लू कलर की होती है तो वो इसको जो सोप है बेसिकली वो बेस होती है, इसीलिए वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगी। लेकिन अगर मैंने ब्लू ही लिटमस पेपर लिया है तो वो ब्लू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसका रीजन क्या है कि जो सोप है वो बेस होती है इसीलिए, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जो रेड लिटमस है वो ब्लू टर्न हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बेसिक होती है नेचर में। जो ब्लू लिटमस है वो ब्लू ही रहेगा, रीजन है सोप इज बेसिक इन नेचर। समझ में आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन एंड व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन होता क्या है और इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है, यानी इंडस्ट्रीज में इसको कहाँ पे यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये बात ध्यान रखनी है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जब आप लोग हाइड्रोजन को ऐड कर देते हो विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विच इज निकल या फिर पैलेडियम, तो उनसे हमें मिल जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और यही आपका प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन का। और वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए हम लोग इसी प्रोसेस को यूज करते हैं। समझ में आई ये चीज। चलो, तो क्या बोला मैंने कि सबसे पहले आप लोग लेंगे, सबसे पहले आप लोग लेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको आप लोग निकिल की या फिर पैलेडियम, ये दोनों कैटलिस्ट हैं। क्या है ये, कैटलिस्ट। इनकी प्रेजेंस में आप लोग इनको क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर देंगे और आपको मिल जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आया। तो यहाँ पर यह है हाइड्रोजनेशन। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्या आएगा, हम लोग वेजिटेबल ऑयल जो होता है उससे वेजिटेबल घी बनाने में इसका यूज करते हैं। समझ में आई ये चीज। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अंडरगो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में कौन से ये वाले जो आपको हाइड्रोकार्बन्स दे रखे हैं कौन से पार्टिसिपेट करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, अभी मैंने आपको पहले बताया, अनसैचुरेटेड। तो आपको जितने भी यहाँ पे अनसैचुरेटेड दिख रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, वो आपके सारे के सारे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे बेसिकली एडिशन रिएक्शंस के साथ में, मतलब एडिशन रिएक्शन को वो फॉर्म करेंगे, एडिशन रिएक्शन के अंडर को वो जाएंगे, ठीक है। ये आपका C3H6 एंड C2H2 समझ में आया। ये आपके दो हैं इसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पता होगा आप लोगों को, जो सैचुरेटेड होते हैं उनके अंदर होते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्केन। क्या होते हैं,
अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। और जो आपके होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं एल्कीन एंड अल्काइन भी होते हैं, ठीक है। और इन दोनों का फॉर्मूला क्या क्या होता है, ये होता है CnH2n और ये होता है CnH2n-2। तो जितने भी आपको ये कंपाउंड्स दे रखे हैं उनको इस फॉर्मूले में रखो और पता लगाओ कि वो अल्कीन है, अल्काइन है या फिर अल्केन है। अगर वो अल्कीन एंड अल्काइन होंगे तो वो होंगे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आया? चलो नेक्स्ट है, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो आप कौन से टेस्ट को यूज करेंगे वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट को हम लोग यूज करते हैं। क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हम लोग वाटर में ब्रोमीन को ऐड करेंगे टू द गिवन हाइड्रोकार्बन सैंपल्स, ठीक है। उसके बाद जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनमें रेडिश ब्राउन कलर जो है ब्रोमीन का वो डिसअपियर हो जाएगा, वो डी कलर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सैचुरेटेड के अंदर हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन सा टेस्ट यूज होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज होता है। इसके अंदर आप लोगों को रेडिश ब्राउन कलर जो है वो गायब होता दिखता है और इसके अंदर वो वहीं पे प्रेजेंट रहता है, कोई भी चेंज उसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। ठीक है, जो सोप हैं जो वो क्लीनिंग एक्शन अपना परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर आपको बताना है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, बहुत सिंपल सी फॉर्मेशन है। मैंने आपको बताया हेड के बारे में, मैंने आपको बताया टेल के बारे में। ये जो टेल होती है दिस इज हाइड्रोफोबिक। ये जो आपकी टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है कि यानी कि पानी से ये दूर भागती है। लेकिन ये जो हेड है ये पानी से करता है प्यार, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। अब होता क्या है, जब आपकी डर्ट होती है तो जो टेल है वो सारी की सारी इसके पास भागती हैं, तो डर्ट को एक जगह पे वो इकट्ठा कर लेती हैं। समझ में आया? और उसके बाद में ये आपका हेड होता है जो कि पानी से प्यार करता है, तो ये भागता है बाहर की तरफ। ठीक है, और जब आप वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो इस तरीके से जो आपका डर्ट है वो एक तरीके से फॉर्म हो जाता है। ये आपकी मिसल फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका हेड है, ये आपकी टेल है, ये आपकी डर्ट है, बाहर आपका पानी है। दिस इज मिसल फॉर्मेशन। समझ में आया? तो ये आपका मैकेनिज्म है किसका, क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप। एक बार देख लेते हैं। सोप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिसल की फॉर्मेशन करते हैं सबसे पहले अराउंड डर्ट या फिर ग्रीस, डर्ट या फिर ग्रीस के अराउंड वो मिसल की फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है वो ऑयल को बाइंड कर देता है, एंड जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो पानी की तरफ पॉइंट करता है अपने हेड को। जो ऑयल है वो ट्रैप्ड हो जाता है इन द सेंटर। ठीक है, और एजिटेशन या फिर रिंसिंग जो होता है वो मिसल को पुल आउट कर देती है, जिसकी वजह से जो आपकी ऑयल या डर्ट है वो तुरंत बाहर निकल जाती है। ये आपका डर्ट है, ये आपकी टेल है जो कि डर्ट से प्यार करती है, पानी से दूर भागती है, और ये आपका हेड है जो पानी से प्यार करता है। ये आपका सोप मॉलिक्यूल, ये आपका मिसल का फॉर्मेशन। ठीक है, एंड दिस इज हाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज है वो खत्म हो गई हैं आपकी। आई होप आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, होप करती हूँ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस चैप्टर के साथ। उसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ में आए और भी कोई हेल्पफुल कंटेंट अगर आपको चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी विल रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। सो होप कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, शेयर करेंगे इस वीडियो को, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जो भी आप लोगों को हेल्पफुल कंटेंट हमारी तरफ से चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन एंड कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।